नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज फिर मैं ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बारे में। दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं। एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है मैट्रिक्स ऑफ व्यू। तो दोस्तों आज हम मैट्रिक्स पर डिस्कस करेंगे कि ये मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स का यूज क्यों किया जाता है। दोस्तों आप वीडियो को देखने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा और दोस्तों अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों तो देखिए व्हाट इज द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? तो दोस्तों मैट्रिक्स एक संख्या है। मैट्रिक्स एक संख्या या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास। मैं परिभाषा लिख रहा हूं दोस्तों, संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास क्रम विन्यास होता है। संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। इन संख्याओं या फलनों के आव्यूह को ही क्या कहते हैं दोस्तों? आव्यूह कहते हैं। मेन परिभाषा यह है, संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। तो दोस्तों डिनोटेड बाय मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स को किस किस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। दोस्तों मैं मैट्रिक्स को 3 टाइप से डिनोटेट कर सकता हूं। दोस्तों देखिए, एक तो मैं इस टाइप से डिनोटेट कर सकता हूं मैट्रिक्स को, एक इस टाइप से मैट्रिक्स डिनोटेट कर सकता हूं। लेकिन जो मेन फॉर्म होती है दोस्तों वो ये होती है। मैट्रिक्स को इस प्रकार से डिनोटेट किया जाता है आयताकार रूप से। अब देखिए आता कैसे है ये, इसके मैं आपको पहले 1-2 एग्जाम्पल बता देता हूं दोस्तों। इसके एग्जाम्पल होते हैं, मान लीजिए ये तो इसका क्या है, साइन है, ये इसका साइन है। इसके अलावा इसके मैट्रिक्स, इसमें कोई सी भी संख्या या फलन हो सकते हैं। 1 2 0 हो सकते हैं, √2 आयोटा 5 हो सकते हैं। आयोटा एक काल्पनिक संख्या है, वो हो सकती है। कक्षा 11 में आपने आयोटा अच्छी प्रकार से सम्मिश्र संख्या चैप्टर क्रमांक 5 में पढ़ा था शायद, वो आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये होता है। इसके अलावा भी ये तो संख्या है। अब आप सोच रहे होंगे फलन क्या? फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फलन होते हैं, अपोपक्ष g(x) होते हैं। वैसे मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, cos x sin x +1 2 5 10x और इसके बाद 7, मान लीजिए इस प्रकार की भी हो सकती है। अब हम इसके बाद बात करते हैं मैट्रिक्स। व्हाट इज द मैट्रिक्स? इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या आव्यूह की भी कोटि होती है। जी हाँ, आव्यूह की कोटि होती है। आव्यूह की कोटि, अगली हेडिंग लगाइए दोस्तों यहाँ, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। लिखिए दोस्तों, m पंक्तियों और n स्तंभों, m पंक्तियों और n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m क्रॉस n प्रकार का आव्यूह कहते हैं। दोस्तों ये परिभाषा बोर्ड में पूछी नहीं जाती है, लेकिन मैं आपको आपके नॉलेज के हिसाब से बता देता हूं कि आपको आव्यूह का, जब आव्यूह के बारे में पता नहीं है तो आप उसको हल कैसे कर सकते हो। यानी m पंक्ति और n स्तंभ,
एम पंक्ति, पंक्ति होती है ये, स्तंभ होता है ऊर्ध्वाधर, पंक्ति होती है क्षैतिज, क्षैतिज का अर्थ है इस प्रकार, जबकि स्तंभ होते हैं इस प्रकार, ये स्तंभ होते हैं। ठीक है, एम तो पंक्तियां और एन स्तंभ, इसका अर्थ क्या है? एम पंक्तियों का अर्थ है कि पंक्तियां 1 2 5 कितनी भी हो सकती है, एन संख्या है, और एन स्तंभ इसकी भी कोई संख्या नहीं है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार का है अपने पास, ये यहां पर इसको लिखा जाता है दोस्तों ए। मैं पहले आपको ए, अब देखिए पहली पंक्ति है, यहां पर कौन सी पंक्ति? ये है, ये पहली आएगी, उसके बाद सेकंड पंक्ति, उसके बाद थर्ड पंक्ति होगी, इसके बाद फोर्थ पंक्ति होगी। ठीक है, इस प्रकार होती है। तो ये फर्स्ट पंक्ति है, पहली तो पंक्ति, और स्तंभ ये कौन सा स्तंभ होता है? ये फर्स्ट स्तंभ, ये सेकंड स्तंभ, ये थर्ड स्तंभ और ये फोर्थ स्तंभ, ये स्तंभ होते हैं। तो पहले डिनोटेट कर सकते हैं पंक्ति को, तो पहली तो पंक्ति, और स्तंभ कौन सा है? ये पहला, तो पहला A11, ये हो गया A1 पहली पंक्ति, तो इसमें इस लाइन में ओनली A1 आएगा। स्तंभ कौन सा आ गया? दूसरा, तो A12, ये आ जाएगा A13। इसके बाद डॉट 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 लिख दीजिए और AMN, A1N, यानी A11 A12 A13, ये तो पहली पंक्ति है। अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 1 क्यों नहीं आया, यहाँ पर M क्यों नहीं आया? दोस्तों पंक्ति तो पहली चल रही है, पंक्ति अभी M संख्या थोड़ी आएगी, पंक्ति पहली चल रही है, तो पहली पंक्ति, और स्तंभ कौन सा? 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत चलते जाएगा, और n संख्या है, स्तंभ कौन सा आ जाएगा? 1n। ठीक है, इसके बाद कौन सा आ जाएगा? दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति को डिनोटेट करते हैं, उसके बाद स्तंभ कौन सा है? पहला, उसके बाद ए पंक्ति फर्स्ट, ये सेकंड, A2 3 डॉट 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 A2N। ठीक है, यानी दूसरी पंक्ति, स्तंभ Nवा, ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यानी अभी इसके बाद A31 A32 A33 डॉट डॉट A3N आ जाएगा। फिर आगे एंड में आता है तो आपके पास क्या हो जाएगा? A पंक्ति क्या आ जाएगी? 3 4, उसके बाद M पंक्ति आ जाएगी नीचे, तो AM पंक्ति, और स्तंभ कौन सा कहलाएगा? पहला स्तंभ, स्तंभ तो पहला रहेगा। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों AM2, AM3 डॉट 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 AMN हो जाएगा, AMN हो जाएगा, यानी M पंक्ति और Nवा स्तंभ है। यहाँ पर तीसरा थर्ड स्तंभ है, N स्तंभ है, ये आपको समझ में आ गया। अब क्या होती है कोठी? कोठी का अर्थ होता है दोस्तों, जो ये मैट्रिक्स होता है उसके दाहिनी ओर जिसका पंक्ति और आव्यूह को लिखने का एक तरीका है, अर्थात पहले लिखी जाती है पंक्ति, बाद में लिखा जाता है स्तंभ। तो पंक्ति कितनी है इसमें? आप पंक्ति 1 2 3 नहीं है दोस्तों, M तक पंक्तियां हैं, M तक आपके चलता है। जरा देखिए यहाँ पर अनंत है M, तो M तो दोस्तों पंक्ति है। स्तंभ कितने? 1 2 3, इसके बाद N तक स्तंभ है, तो इसको मैं डिनोटेट कर सकता हूँ M क्रॉस N, इसको इस प्रकार डिनोटेट कर सकते हैं, यानी M पंक्ति N स्तंभ। आप जब क्वेश्चन बोलोगे तब वहाँ क्वेश्चन बोलना पड़ता है कि यहाँ पर A√2 आयोटा √05 2 इंटू कितनी पंक्ति का है ये? देखिए 1 2 3 पंक्ति, 3 इंटू 2 मैट्रिक्स का है। देखिए वैसे हम आगे बात करेंगे दोस्तों, इसको उतार लीजिए आप। देखिए एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम्पल आप लिखिए 1 3 2 5 4 9 11 3। इसको आप किस प्रकार से कोठी में दर्शा सकते हो? देखिए दोस्तों, पहले पंक्ति को दर्शाया जाता है, उसके बाद स्तंभ में दर्शाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पंक्तियां कितनी हैं दोस्तों? पंक्तियां ये फर्स्ट पंक्ति हो जाएगी, ये सेकंड पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट पंक्ति है, ये सेकंड पंक्ति, उसके बाद थर्ड पंक्ति नहीं है। तो पंक्तियां कितनी है? 2। स्तंभ कितने हैं? 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और 4 स्तंभ। 1 2 3 4 स्तंभ है, ऐसे ऊर्ध्वाधर 4, तो 2 इंटू 4
अगला एग्जाम्पल एक और लिखिए दोस्तों, 13112564। तो पंक्तियां कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, 4 पंक्तियां, और स्तंभ कितने हैं, 1 और 2, ये 2 स्तंभ, यानी 4 × 2, इस प्रकार का मैट्रिक्स है। तो दोस्तों जल्दी से उतारिएगा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होती है, मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है। दोस्तों कोटि तो आपका आना बहुत जरूरी है। अगली हेडिंग लिखिए दोस्तों, यहां पर आप आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। दोस्तों मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्स से, मैट्रिक्स। दोस्तों यहां पर अब आपका क्वेश्चन है कि यहां पर क्या टाइप ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि जब आव्यूह तत्समक या स्तंभ प्रकार का आव्यूह है तो इसको हल कीजिए। जब आपको तत्समक आव्यूह का ही पता नहीं है तो आप हल नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि वैसे ही बाकी मैट्रिक्स की तरह कर देंगे, नहीं। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि तत्समक आव्यूह है तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। यदि आपको डेफिनेशन पता नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो आव्यूह के भी क्या आपको टाइप याद होने चाहिए? जी हाँ दोस्तों, होने चाहिए। पहला है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ का आपको पता है ऊर्ध्वाधर लाइन स्तंभ कहलाती है। तो स्तंभ आव्यूह की परिभाषा कैसे लिखना है? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह। यानी जिसमें केवल एक ही स्तंभ होना चाहिए। पंक्तियां होती है दोस्तों ऐसे, और आव्यूह कैसे होते हैं? ऐसे। ये आव्यूह होते हैं, वो सॉरी स्तंभ होते हैं। तो यानी ये तो ओनली एक ही होना चाहिए, बाकी पंक्तियां कितनी भी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, पंक्तियां जब कितनी भी हो सकती है तो स्तंभ 1 होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल, तो दोस्तों मैं पहले आपको डेफिनेशन लिखा देता हूं, बाकी फिर एक साथ आपको मैं इसके एग्जाम्पल लिखा दूंगा दोस्तों। अगला लिखिए वर्ग आव्यूह। साथ के साथ उतारते रहना दोस्तों डेफिनेशन। ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ व पंक्तियों की संख्या समान हो। यानी स्तंभ यदि 2 है तो पंक्तियां भी 2 ही होनी चाहिए। यानी यदि क्षैतिज लाइनें और ऊर्ध्वाधर लाइनें बराबर होनी चाहिए, स्तंभ व पंक्तियों की संख्याएं समान हो। इसके अलावा नंबर 3 पर लिखिए दोस्तों विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह लिखिए ऐसा आव्यूह लिख लेना आप, ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा समस्त अवयव शून्य हो। समस्त अवयव शून्य हो। ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा समस्त अवयव शून्य हो। यानी विकर्ण जो तिरछे होते हैं वो ही होने चाहिए, बाकी समस्त अवयव शून्य हो। इसके अलावा आप आगे एक लाइन लिखिए, प्रत्येक वर्ग आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। वर्ग आव्यूह यानी जब स्तंभ और पंक्तियों की संख्या भी समान होनी चाहिए तभी वो विकर्ण आव्यूह कहला सकता है, नहीं अन्यथा विकर्ण आव्यूह नहीं होगा। नंबर 4 लिखिए अदिश आव्यूह।
अदिश अवयव में लिखिए ऐसा अवयव जिसमें समस्त विकर्ण जिसमें विकर्ण बराबर हो, यानी यदि विकर्ण में 2 आ रहा है तो सभी विकर्ण में 2 हो, और इसके अलावा एक शर्त और पूरी होनी चाहिए, और बाकी अवयव 0 हो, शून्य हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बाकी अवयव शून्य हो और विकर्ण हो। तो देखो, एक तो अपने पास क्या हो रहा है, विकर्ण के अलावा समस्त अवयव शून्य हो, तो बाकी अवयव शून्य हो विकर्ण के अलावा। तो आपको इस परिभाषा से बन गया कि प्रत्येक विकर्ण अवयव एक अदिश अवयव होता है, लेकिन इसके विकर्ण क्या होने चाहिए, बराबर। बस ये शर्त भी कंप्लीट करना चाहिए। इसके अलावा अगली लिखिए शून्य अवयव। ये तो आपको इससे परिभाषा से पता चल रहा होगा दोस्तों। शून्य अवयव में लिखिए ऐसा अवयव जिसमें समस्त अवयव शून्य हो। ऐसा अवयव जिसमें समस्त अवयव शून्य हो। अगला लिखिए दोस्तों तत्समक अवयव। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिए दोस्तों तत्समक अवयव को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। याद सब रखना, लेकिन थोड़ा इसको दोस्तों अच्छे प्रकार से पता होना चाहिए आपको इसका। तत्समक अवयव में लिखिए ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के समस्त अवयव विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो, सभी अवयव समान हो, बाकी शून्य हो। दोस्तों यदि आप देखते हो तो अदिश अवयव और तत्समक अवयव में अंतर नहीं होता है दोस्तों, लगभग बराबर से होते हैं तत्समक अवयव विकर्ण अवयव। स्तंभ जिसमें एक स्तंभ हो, वर्ग स्तंभ और पंक्ति बराबर हो, विकर्ण जिसमें विकर्ण के समस्त अवयव शून्य हो, विकर्ण होने चाहिए विकर्ण के अलावा। अदिश अवयव जिसमें विकर्ण बराबर हो और बाकी सब शून्य हो, और तत्समक और शून्य बाकी सबकी 0 हो। उतारेगा दोस्तों जल्दी से। अब इसके दोस्तों मैं आपको डायग्राम बता देता हूं। देखिए डायग्राम आपको कैसे पता रखना है। जो अपना फर्स्ट डेफिनेशन थी दोस्तों, वो किसकी थी? अपनी फर्स्ट डेफिनेशन थी दोस्तों, फर्स्ट डेफिनेशन थी अपनी स्तंभ अवयव, यानी उसके स्तंभ क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ये लीजिए 2 5 7 9 10। देखिए स्तंभ ओनली 1 है, पंक्तियां 1 2 3 4 5 पंक्तियां हैं। पंक्तियों से कोई लेना देना नहीं है, ओनली स्तंभ 1 होना चाहिए। तो नीचे लिखिए चित्र 1 लिख लीजिए इसका, क्योंकि फर्स्ट डेफिनेशन का है। अब आपको इसकी कोटि लिखना जरूरी है दोस्तों, कोटि पता होना चाहिए। कोटि क्या होती है? m पंक्तियां और n स्तंभों वाले अवयव की
आव्यूह की कोटि कहलाती है। तो एम पंक्तियों को पहले लिखा जाता है। तो पंक्तियां कितनी, 1 2 3 4 5, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति, पांच पंक्ति। तो 5 पंक्ति। स्तंभ कितना है, ओनली एक स्तंभ है, 5 × 1। इसके अलावा दोस्तों जरूरी नहीं है, अगला है वर्गाव्यूह। वर्गाव्यूह नंबर 2 पर है दोस्तों। तो नंबर 2 पर देखिए, इसका डायग्राम भी देख लीजिए। ये मैट्रिक्स है 4 5 7 11 15 6 7 3 2। वर्गाव्यूह क्या कहता है कि जब स्तंभों की और पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। देखिए पंक्तियां कितनी है, 1 2 और 3, 3 पंक्तियां सही है। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, 3 स्तंभ है, बराबर है, सही है, वर्गाव्यूह है। अब आपको लिखना कैसे है, एम पंक्तियां 1 2 3, 3 पंक्तियां, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 स्तंभ, तो 3 × 3 से लिख दीजिए। नंबर 3 अगला आव्यूह था अपना दोस्तों विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या कहता है, विकर्ण आव्यूह कहता है दोस्तों कि विकर्ण के अवयव होने चाहिए, बाकी समस्त जीरो होने चाहिए। विकर्ण का अर्थ है ओनली ये तिरछा होना चाहिए, तिरछा 3 5 4 ये है, बाकी समस्त जीरो होने चाहिए। ये विकर्ण आव्यूह बोल देता है। विकर्ण आव्यूह कैसे, 3 1 2 3, 3 पंक्तियां, स्तंभ कितने, 1 2 3, 3 स्तंभ। और विकर्ण आव्यूह में आपको बताया प्रत्येक वर्गाव्यूह विकर्ण आव्यूह होता है, 3 × 3 का है, या 2 × 2 भी हो सकता है, 1 × 1 भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको एक शर्त पूरी, 1 × 1 का होगा तो विकर्ण आव्यूह नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें फिर विकर्ण होगा ही नहीं, एक ही होगा, इसमें क्या विकर्ण होगा दोस्तों, 3 × 3 का होना चाहिए तभी कहलाएगा। अगला है दोस्तों अपना अदिश आव्यूह। नंबर 4 था दोस्तों अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह किसे कहते हैं, जिसमें विकर्ण इक्वल होने चाहिए, बाकी समस्त अवयव समान होने चाहिए। विकर्ण इक्वल होने चाहिए, बाकी समस्त अवयव शून्य होने चाहिए। विकर्ण इक्वल होने चाहिए। देखिए विकर्ण दोस्तों इक्वल होने चाहिए, यहां पर भी 3 आएगा। विकर्ण ये और ये, इसकी यानी ये बराबर होने चाहिए। अब पंक्तियां कितनी है, 1 2 3 4, 4 पंक्तियां। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, 4 स्तंभ, 4 × 4 से डिनोटेट कर सकता हूं। तो अब ये सोच रहे होंगे कि क्या ये भी वर्गाव्यूह की तरह होना चाहिए। जी वर्गाव्यूह की तरह होना चाहिए, इसलिए तो 4 × 4 की बनाए दोस्तों। 3 × 3 की यदि आपको मैं बार बार बताता तो आप सोच रहे होंगे कि आपको ये पता है क्या, लेकिन दोस्तों ये 4 × 4। अगला नंबर है, अगला क्रमांक 5वां था दोस्तों अपना शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह जिसमें समस्त अवयव शून्य हों, कितने ही लिख दो दोस्तों, 0 0 0 0 0 0। ये इसका कोई जरूरी नहीं कि वर्ग आव्यूह। पंक्तियां 1 2 3, 3 पंक्तियां, स्तंभ 1 2, स्तंभ 2, 3 × 2 का होगा। नंबर 6, नंबर 6 पर था दोस्तों तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह अर्थात इसमें भी क्या होना चाहिए, ओनली ये इक्वल होने चाहिए, बाकी समस्त अवयव 0 हो जाने चाहिए। बाकी समस्त 0 है और विकर्ण इक्वल है, ये अदिश आव्यूह की तरह ही है। नंबर 6 पर हो गए दोस्तों। नंबर 7 की एक डेफिनेशन और लिख लीजिए दोस्तों। नंबर 7 पर डेफिनेशन लिख दीजिए पंक्ति आव्यूह। नंबर 7 यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों मैं, पंक्ति आव्यूह। स्तंभ आव्यूह की परिभाषा है वही है। पंक्ति आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल 1 हो। स्तंभ कितने हो जाए, 10 हो जाए, 5 हो जाए, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन पंक्तियों की संख्या 1 होनी चाहिए। जैसे देखिए 2 5 3 4, पंक्ति ओनली 1 है, इसके बाद नहीं। स्तंभ कितने हैं देखिए 1 2 3 4, 4 1 2 3 4 स्तंभ और पंक्ति 1 है। तो पहले किसको डिनोटेट कर सकते हैं, पहले पंक्ति को डिनोटेट करते हैं। 1 इंटू स्तंभ कितने हैं, 4 है, तो 1 × 4, 1 × 4 हो गया। इसको लिख लीजिए दोस्तों।
तो दोस्तों जल्दी से नोट करिएगा। यदि दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इससे भी आपका हमारे को सपोर्ट मिलता रहे और हम आपके लिए आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहे दोस्तों। तो दोस्तों आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियोज़।